हेलो सुप्रीमरेंस, नमस्कार। क्या होगा अगर भूख हो लेकिन भोजन ना हो, मरीज हो लेकिन इलाज ना हो, गाड़ी हो लेकिन पेट्रोल ना हो, लिखना हो लेकिन पेपर ना हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो। कुछ इसी दौर से गुजर रहा है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका अब तक के अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो चलिए समझते हैं पहले श्रीलंका के हालात को। श्रीलंका में खाने पीने की कमी के साथ साथ फ्यूल की भी शॉर्टेज चल रही है। पेट्रोल पंप पर सेना को तैनात किया गया। बिजली सिर्फ 4 घंटे मिल रही है और स्ट्रीट लाइट्स को इसलिए बंद रखा जा रहा है ताकि बिजली की बचत की जा सके। एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और हफ्तों हफ्तों बाद एलपीजी मिल रहा है। दवाओं की कमी के कारण मेजर ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण कोविड से ज्यादा मौतें अभी हो रही हैं। एग्जाम्स को इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि लिखने के लिए पेपर ही नहीं है। इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बात करें तो चीनी 300 रुपये किलो, चावल 300 रुपये किलो, गैस सिलेंडर 4200 रुपये, पेट्रोल 303 रुपये पर लीटर और डीजल 260 रुपये पर लीटर मिल रहा है। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन है फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस। ये तब होता है जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करती है। फॉरेक्स रिजर्व किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास जमा एसेट्स होता है जो फॉरेन करेंसी के रूप में होता है। इसका यूज करके वो कंट्री अपने ज़रूरत के सामानों को इंपोर्ट करती है। अभी की बात करें तो श्रीलंका के पास मात्र $50 मिलियन फॉरेक्स रिजर्व शेष बचा है। इसके कारण श्रीलंका के पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व नहीं है बेसिक आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए भी, जिसका परिणाम ये निकला कि डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। इससे पहले भी 1955 में श्रीलंका ने फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस का सामना किया था, जब इंटरनेशनल मार्केट में उसके टी और रबड़ के डिमांड में भारी गिरावट आई। श्रीलंकन रुपीज की वैल्यू काफ़ी नीचे गिर चुकी है। अगर हम बात करें शुरुआती मार्च की तो उस समय $1 कीमत थी 200 श्रीलंकन रुपीज़, लेकिन फिलहाल इस समय की बात करें तो $1 कीमत है 360 श्रीलंकन रुपीज़। श्रीलंका का फिस्कल डेफिसिट 11.1% हो गया है। मतलब कि आमदनी अगर आपकी 100 रुपये है और खर्चा आपका 111 रुपये है तो यहाँ पे 11 रुपये आपका फिस्कल डेफिसिट में आएगा। कह सकते हैं कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, यानी कि आपकी सैलरी है 33-15 की और आप चला रहे हैं 13 प्रो मैक्स। ज़्यादातर श्रीलंकन पीपल अपना देश छोड़ के भारत की तरफ भाग रहे हैं और भारत इन रिफ्यूजीज़ को रिफ्यूजीज़ कैंप में रख के ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है। और जो रह गए हैं उनमें अपने गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वे उग्र होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहे हैं। उनके घरों में आग लगाने से लेकर उनको गाड़ी सहित पानी फेंकने तक को अंजाम दे चुके हैं। 27 मिनिस्टर्स ने पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का डिमांड था कि पूरे राजपक्षे फैमिली अपना इस्तीफा दे। अब यहाँ पे महिंदा राजपक्षे जो वहाँ के पीएम थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और परिवार सहित अपनी जान बचाकर नेवल बेस में जाकर छुपे हुए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनका भी घर जला दिया। प्रदर्शनकारी गोटाबाया राजपक्षे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो पॉलिटिशियंस पे हमला कर रहे हैं उनको गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़कों पर सेना उतर चुकी है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, इमरजेंसी का माहौल है। अब चलिए समझते हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे क्या क्या कारण है। पहला कारण है कम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम का होना। श्रीलंका के इनकम का मेन सोर्स है टूरिज्म एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में हमारा आता है टी, रबड़, कॉफ़ी, स्पाइसेस। बाकी बहुत सी चीज़ों को श्रीलंका को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब समझते हैं यहाँ पे श्रीलंका में टूरिज्म में कमी क्यों आई। टूरिज्म से श्रीलंका मोर देन 10% ऑफ जीडीपी अर्न करती थी। साल 2018 की बात करें तो रिकॉर्ड 2.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट श्रीलंका में विजिट करने आए, जिससे श्रीलंका को 12 से 13% ऑफ जीडीपी मिला। लेकिन अप्रैल 2019 में कोलंबो में मल्टीपल बम ब्लास्ट हुए, जिसे ईस्टर बम्बिंग का नाम दिया जाता है। इसमें 3 होटल और 3 चर्च को टारगेट किया गया था। इसमें 8 सुसाइड बम्बर्स थे जो श्रीलंकन लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर थे। टोटल कैजुअलिटीज़ की बात करें तो 269 लोग इसमें मरे थे, इसमें 45 फॉरेनर थे, जिसके कारण पूरे विश्व के फॉरेन टूरिस्ट जो थे उनके अंदर श्रीलंका के प्रति डर बैठ गया था और श्रीलंका में फॉरेन टूरिस्ट की कमी आ गई। अब दूसरी बात है यहाँ पे कोविड-19 की एंट्री, और कोविड-19 ने हम इंसानों को अपनी औकात दिखा दिया और हम लोग पिंजड़े में बंद पंछी की भांति हो गए, जिसके कारण भी श्रीलंका के फॉरेन टूरिस्ट जो थे उनमें भारी गिरावट आई। तीसरे कारण की बात करें तो रसिया यूक्रेन वॉर। 17% टूरिस्ट अकेले रूस से आते थे जो कि नहीं आ पाए। दूसरे रीजन को हम समझेंगे जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने रातों रात सिंथेटिक पेस्ट एंड फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा दिया और 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने को कहा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट का हवाला दिया, लेकिन रीजन था सिंथेटिक पेस्ट और फर्टिलाइजर्स पर लगने वाले रेवेन्यू को बचाना। अचानक हुए इस बड़े बदलाव का असर फार्मिंग पे पड़ा। इसका रिजल्ट ये निकला कि श्रीलंका जो अपने लिए पर्याप्त चावल का उत्पादन कर लेता था वहाँ पे उपज में भारी कमी आई और श्रीलंका को फॉरेक्स रिजर्व से $450 मिलियन स्पेंड करके चावल का इंपोर्ट करना पड़ा।
और रही बात यहाँ पर टी, रबड़ और स्पाइसेस की, तो इनके भी उत्पादन में भारी कमी आई, जिससे इनका एक्सपोर्ट डाउन हो गया। अब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस्ट एग्जांपल है हमारे देश का एक छोटा सा स्टेट सिक्किम। इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बाद में आएगी। तीसरा कारण है सिविल वार। 1983 से लेकर 2009 तक तमिल और सिंघलियों के बीच में बहुत ही लंबा सिविल वार चला। सिविल वॉर के कारण श्रीलंका का डिफेंस बजट 4% से बढ़ के 20% से ऊपर चला गया और डेवलपमेंट में लगने वाले बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस में लगने लगा। श्रीलंका जो कि बेस्ट ज्योग्राफिक लोकेशन पे वो वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट कर रही थी, जिसके कारण ये बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे चल रहे सिविल वॉर के कारण बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। रीज़न ये निकला कि श्रीलंका अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में और डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह गई। चौथे कारण की बात करें तो वो है फॉरेन डेप्ट। श्रीलंका के ऊपर मोर देन $50 बिलियन का डेप्ट है, जिसमें से उसे $7 बिलियन इसी साल के अंत तक पे करना है। पांचवें रीजन की बात करें तो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में मेजर रोल प्ले करने वाला है चाइना। 2009 में अपने सिविल वॉर को ख़त्म करने के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही तेज़ी से काम करना चाहती थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा पोर्ट। अब हम्बनटोटा पोर्ट के लिए श्रीलंका को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए सबसे पहले वो USA के पास गया, उसके बाद वो इंडिया के पास आया और दोनों ने अपने बेस्ट जांच एजेंसी को इस प्रोजेक्ट के लिए बैठाया और रिजल्ट ये निकाला कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और पूरा पैसा डूब जाएगा। भारत जो कि श्रीलंका का एक बहुत बढ़िया दोस्त है, उसने दोस्त होने के नाते श्रीलंका को इस प्रोजेक्ट को बंद कर देने के लिए सलाह दिया, लेकिन श्रीलंका नहीं माना और चीन की तरफ अपना झुकाव होने के कारण उसने चीन से अप्लाई किया। चीन जो कि जानता था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, फिर भी इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरा कुछ शर्तों पे। चूँकि चाइना की पहले से पॉलिसी रही है हेल्प, फेल एंड कंट्रोल की, मतलब कि पहले की साहूकारों की तरह मदद करने का दिखावा करो, फिर फेल होने का इंतजार करो, उसके बाद उस पर कंट्रोल कर लो। चाइना का इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा है और रीपेमेंट टेन्योर वर्ल्ड बैंक से कम है, मतलब आपको लोन देता है वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट पे और उसका पेमेंट करने का टेन्योर जो होता है वर्ल्ड बैंक से कम समय होता है। जैसे मान लें कि वर्ल्ड बैंक 10 साल आपको दे रहा है तो ये 5 साल देगा, वर्ल्ड बैंक आपको 5% पे लोन दे रहा है तो ये 10% पे देगा। चाइना की शर्तों को समझते हैं। चाइनीज़ बैंक लोन देगा, चाइनीज़ कंपनी उस प्रोजेक्ट को बनाएगी, चाइनीज़ वर्कर वहाँ पे लेंगे, चाइनीज़ आइटम्स का यूज होगा, मतलब कहने का कि पूरा पैसा घूम फिर के चाइना के पास वापस चला जाएगा। अब जिस बात का डर था वही हुआ, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और चाइनीज़ कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को 99 ईयर्स के लीज पे श्रीलंका से ले लिया। वैसे वहाँ के 70% से ऊपर के प्रोजेक्ट पे चाइना का ही कब्जा है। और अंत में आता है परिवारवाद। कैसे एक परिवार किसी देश को तबाह कर सकता है, इसका जीता जागता सबूत है राजपक्षे फैमिली। इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आएगी कि कैसे ये परिवार ने इस पूरे देश को तबाह कर दिया, इस देश के बर्बादी के पीछे कैसे इस परिवार का हाथ है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिए, इस पे मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ला दूंगा पूरे हिस्ट्री का, राजपक्षे फैमिली का और इसके पीछे क्या रीज़न है। अब इससे हमको और हमारे देश को क्या सीखना चाहिए। पहला जो है, हमें कम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें कभी भी अपने इनकम का सोर्स बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरा रीज़न है, फैसला कभी भी सोच समझ के लेना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, जैसे श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का फैसला लिया। तीसरा रीज़न है, आंतरिक कलह से दूर रहें, आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार पूरा देश तबाह हो जाता है। कर्ज सोच समझ के लेना चाहिए और कर्ज तभी लेना चाहिए जब आपको भरोसा हो कि वो प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट देगा, और ये भी सोचना चाहिए कि कर्ज हम ले किससे रहे हैं, वो इंसान या वो व्यक्ति कैसा है। इसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा लेसन मिले हैं उसको आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएँ, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।